आज से एक नया सीरीज करेंट अफेयर सीरीज प्रारंभ हो रहा है। जितनी भी कम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं जिसमें करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इस सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें जो भी प्रश्न आप देखेंगे वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके का अरेंज किया गया है। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला वीडियो है ये करंट अफेयर्स का। पहला सवाल है, अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और कौन सा देश आपस में मिलकर के आयोजित करता है? चार ऑप्शन है, फ्रांस, सिंगापुर, जापान और श्रीलंका। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। इससे संबंधित यह 12वां संस्करण है। अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण है, जो सिंगापुर और भारत के बीच जो है हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आयोजित की गई है अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। इसके अलावा कुछ सैन्य अभ्यास है जो आपको एग्जाम में अलग अलग समय पूछे जाते हैं। इतने सारे सैन्य अभ्यास आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए एक नजर देख लेते हैं पहले। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड भारत और चाइना। सूर्य किरण भारत और नेपाल। विनवैक सैन्य अभ्यास वियतनाम और भारत। लमित्य सैन्य अभ्यास सेशल्स और भारत। यहाँ 3 सैन्य अभ्यास हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक ही देश के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और टाइगर ट्राइब किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य। कोंकण इंद्रधनुष अजय वॉरियर, यहाँ भी 3 सैन्य अभ्यास है। तीनों आयोजित किया जाता है भारत और इंग्लैंड के मध्य। 8वें नंबर पे है गरुड़ और वरुण। ये दो अलग अलग हैं, लेकिन ये भी एक ही देश भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अगला है संप्रीति और बंगोसागर। ये दो अलग अलग सैन्य अभ्यास है, संप्रीति और बंगोसागर। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। अगला है मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार, इसमें 4 देश वर्तमान में है। ऑस्ट्रेलिया पहले बीच में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, 4 देश। मालाबार, यहाँ देखिए मलाबार लिखा हुआ है तो मलाबार नहीं, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ सही उच्चारण क्या हो जाएगा? मालाबार। मालाबार सैन्य अभ्यास। अगला है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर जो है इंडिया और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। अगला है हमारा यहाँ 2 सैन्य अभ्यास, धर्म गार्डियन और जाइमैक्स। धर्म गार्डियन और जाइमैक्स इंडिया और जापान के बीच। इंद्र इंडिया और रूस के बीच। इंद्र इंडिया और रूस के बीच। एकुबेरिन एकुबेरिन इंडिया और मालदीव के बीच। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इतने और सैन्य अभ्यास आपको याद करने होंगे, लेकिन मैं एक वीडियो में इसको नहीं देना चाहता था, क्योंकि ज्यादा फिर हो जाएगा तो आपको समस्या होगा। तो आप पहले इतना याद कीजिए, फिर मैं अगले वीडियोस जब मैं लाऊंगा तो उस समय फिर मैं जो बाकी छूटा हुआ है उसको ऐड कर दूंगा। तो इतना सारा तो पहले आप एक नजर याद करिए, फिर दूसरे वीडियोस में मैं बाकी सभी को डाल दूंगा, तो पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा में अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जो है भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? यानी कि जिस प्रकार से एक समय ट्रेन भाप से चला था, उसी प्रकार से अब स्पेस में जो चंद्रमा, स्पेस में भी कहा, चंद्रमा में अंतरिक्ष यान को भाप से चलाया जाने का जो है सफलतापूर्वक उपयोग किया है, वो कौन सा देश है?
कौन से देश का स्पेस एजेंसी है ये पूछा है। देश याद रहेगा तो स्पेस एजेंसी भी याद रहेगा। ये है हमारा जैक्सा। चार ऑप्शन था यहाँ, जैक्सा था, नासा था, सुपार्को और रॉस कॉस्मोस। हमारा सही उत्तर क्या है? जैक्सा। जॉ से जैक्सा, जे ए, जे ए, जे ए बोले तो जापान। जापान का स्पेस एजेंसी है जैक्सा। भारत का इसरो है, उसी प्रकार से जैक्सा किसका है? जापान का। नासा यूएसए का, सुपार्को पाकिस्तान का, जैसे हम लोगों का इसकार आपका इसरो है उसी प्रकार से पाकिस्तान का सुपार्को है। रॉसकॉस्मॉस ये रूस का है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जैक्सा। जैक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है। इन्होंने हाल ही में जो है भाप के मदद से अपने अंतरिक्ष यान को चलाने का सफलता प्राप्त किया है। अब सामान्यतः भाप से नहीं चलाते हैं, पहली बार तो ये सफलता पाया है किसने? जैक्सा नामक स्पेस एजेंसी ने। किस देश का है? तो जापान का। सामान्यतः किससे चलाया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन से। आप जानते हैं अंतरिक्ष में ऐसे भी जब हम लोग धरातल से आपका अंतरिक्ष में भेजते हैं स्पेस को, यानी कि आपका सैटेलाइट को, जिस समय हम लोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं उस समय हम लोगों को कुछ ईंधन वगैरह चाहिए होता है। अगर ईंधन नहीं होगा तो फिर वो गाड़ी चलेगा कैसे और अंतरिक्ष में जाएगा कैसे? लेकिन जैसे ही ग्रेविटी से बाहर हम लोग चले जाते हैं तो उस समय सोलर एनर्जी से ही जो है वो अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जो रॉकेट और जो अंतरिक्ष यान जो है हमारा, जो हमारे आ, जो उपग्रह हैं, उपग्रह को जो अंतरिक्ष में ले जाते हैं, ऐसे वाहनों में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन जलने के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा या ऊष्मा देता है और इसीलिए हम लोग द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, दुनिया में किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें तरल रूप में क्या रहता है? तरल ऑक्सीजन। तो पूछेगा ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? तरल हाइड्रोजन। लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन की किस लिए डाला जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन इसको जलने में मदद करता है। लेकिन अभी हाल ही में जैक्सा ने भाप से भी चलाने का सफलतापूर्वक जो है आपका मतलब सफलता पाई है उसमें। नासा। नासा, नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में खूब पूछता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्थापना कब हुआ है? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है नासा का? वाशिंगटन डीसी। आप जानते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है नासा। दुनिया में शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी है नासा। नासा की स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। सुपार्को, ये पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है। देख रहे हैं, हमारा इसरो आया है 1969 में, लेकिन आज इसरो का लोहा जो है पूरी दुनिया मानता है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है इसके बारे में कोई जानता तक नहीं है, सुपार्को। लेकिन ये अस्तित्व में आया है हमारे भारत से भी पहले, 1961 में ये आया है सुपार्को। और इसरो कब आया है? 1969 में, इसके 8 साल बाद। रूस का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मॉस। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को। नाम से ही पता चल जाएगा, रॉसकॉस्मॉस। कहीं ना कहीं मॉ कॉस और सब इसी में छुपा हुआ है। तो याद रखिएगा, रॉसकॉस्मॉस का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और सुपार्को का कहाँ है? पाकिस्तान। ये मतलब सुपार्को पाकिस्तान का है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अलग अलग क्षेत्र का कुछ फेस्टिवल, सभी क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल होता है वो बंगाल में नहीं होता है, बंगाल में कुछ फेस्टिवल होता है वो झारखंड में नहीं होता है, झारखंड में कुछ फेस्टिवल होता है बिहार में नहीं होता है। तो सभी राज्य का कुछ पार्टिकुलर फेस्टिवल है, तो आपको बताना है हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया था, मनाया गया था। यह मुख्य रूप से जो है किस राज्य का त्योहार है? हॉर्नबिल। सही उत्तर है हमारा नागालैंड। देखिए, नागालैंड का महोत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव। इस हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह नागालैंड की समृद्धि और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। बहुत सारे सैन्य अभ्यास और भी आपको मिलेंगे।
जिसमें आप देख सकते हैं तवांग उत्सव, तवांग मठ, तवांग उत्सव, तवांग मठ जहां होगा वहीं ना तवांग उत्सव मनाया जाएगा। तवांग उत्सव या तवांग मठ, ये दोनों कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। बिहू, बिहू कहाँ? बिहू आप जानते हैं असम में। सिर्फ मैं बिहू लिख सकता था, लेकिन यहाँ 3 प्रकार का बिहू मनाता है ये लोग। एक भोगाली बिहू जनवरी में, एक रोंगाली बिहू अप्रैल में, एक कोंगली बिहू अक्टूबर में। ये भी नए फसल का ही त्योहार है, याद रखिएगा। अगला है फूलदई। फूलदई कहाँ? उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, फूलदई कहाँ होगा? उत्तराखंड, याद रखिएगा। उड़ीसा में 3 प्रमुख है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी एनटीपीसी में पूछा था। धनु यात्रा, नुआखाई और बलि यात्रा, याद रखना है। धनु यात्रा, नुआखाई और बाली यात्रा, ये कहाँ? उड़ीसा में। अंबुबाची मेला, ये लगता है वहां आपका असम में, कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर में लगने वाला मेला है अंबुबाची मेला। केरल, केरल में ओनम, ये भी फसल से संबंधित है। तमिलनाडु में पोंगल, फसल से संबंधित त्योहार है। त्रिपुरा, लाई हरोबा, त्रिपुरा। मणिपुर में संगाई महोत्सव, मणिपुर। ओरछा महोत्सव, ओरछा जगह भी है मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है ओरछा में ही तो, ओरछा मध्य प्रदेश में, तो नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ? मध्य प्रदेश में। गुड़ी पड़वा, नव वर्ष, नए वर्ष के प्रारंभ के लिए मनाया जाता है, कहाँ? महाराष्ट्र में। चापचारकुट, मिजोरम। फगली, हिमाचल प्रदेश। लोसांग, सिक्किम। लोसांग देखिए, लोसांग सिक्किम में स्पेशल मनाया जाता है, लेकिन यहाँ नीचे मैंने एक लिखा है लोसार। कहीं कहीं आपको एग्जाम में लोसार भी सिक्किम वगैरह अलग अलग क्षेत्र दे देगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है लोसार कहाँ का है? लद्दाख का। और लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का। लोसार, लद्दाख, लोसांग, सिक्किम। लोसार में अगर लद्दाख नहीं दिया हुआ है तब आप सिक्किम मार सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या होगा? सिक्किम का प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी होगा सिक्किम का। सिक्किम का सेकंड प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं। सिक्किम, अगर लोसार में लद्दाख दिया हुआ है तो लद्दाख मारेंगे, नहीं है तो सिक्किम मारेंगे। लेकिन लोसांग में आंसर हम लोग क्या करेंगे? सिक्किम ही करेंगे। बस समझ रहे, इतना सारा सैन्य अभ्यास है, एकदम याद हो जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? आप जानते हैं हमारे यहाँ गणतंत्र गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस में प्रयास किया जाता है कि जो विदेशी जो देश हैं जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ऐसे देशों के जो है राष्ट्र अध्यक्ष, वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भारत में बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित वगैरह किया जाता है। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है हम लोगों ने जिस देश के राष्ट्रपति को इनविटेशन दिया है वो है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति इस बार भारत आएंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इससे संबंधित जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मिस्र का जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतह अल सीसी। इन्हें जो है इस बार यानी कि 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस का जो परेड होगा उस समय इन्हें इनविटेशन दिया गया है, ये आएंगे गणतंत्र दिवस में। मिस्र का यह पहला राष्ट्रपति होगा जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पे आएंगे। बात समझ रहे हैं? अब गणतंत्र दिवस तो आप जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता एक नोट है, ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, हालांकि आप लोग जानते हैं इतना सारा चीज हम जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित लाल किले पर तिरंगा, याद रखिएगा लाल किले पर जो है 15 अगस्त को झंडा फहराता कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन वहीं 26 जनवरी को, गणतंत्र का अर्थ ही होता है राष्ट्रपति, एक ऐसा देश जहां का राष्ट्र अध्यक्ष चुने जाते हैं, और हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? हमारा राष्ट्रपति। तो उन्हीं को जो है, उन्हीं के समान एक तरह से कहें तो गणतंत्र कहने का अर्थ हो गया राष्ट्रपति। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है आपका राजपथ में जो झंडा फहराया जाता है वो किसके द्वारा फहराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा।
तो 15 अगस्त में दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराएगा प्रधानमंत्री। गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को राजपथ में झंडा फहराने का जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। याद रखिएगा, हाल ही में जो मैंने अभी कहा राजपथ, राजपथ का नाम बदल दिया गया है, अभी उसका नाम क्या है, कर्तव्य पथ। कभी इसका नाम हुआ करता था किंग्सले, किंग्सले रोड, किंग्सले। आजादी के बाद इसका नाम बदल करके किया गया राजपथ, और अभी फिर मोदी सरकार ने इसका नाम बदल करके कर दिया है कर्तव्य पथ। याद रहेगा इतना सारा चीज। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा 2023। 2023 को जो है बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, एजेंसी का नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम। FAO की स्थापना 1945 और इसका स्थापना हुआ है रोम। ये कृषि और ग्रामीण आबादी के जो जीवन, ग्राम में रहने वाले जो भी व्यक्ति जो कृषि से संबंधित है, इनके लिए जो है ये काम करता है ताकि इनका पोषण, इसका जीवन स्तर, ये सभी अच्छा रहे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित, ग्रामीण आबादी के बारे में सोचने के लिए जो है, ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए जो है काम करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और अब याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में अगर किसी राज्य के बारे में पूछे तो राजस्थान विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन करता है। इतना सारा बात आपको याद रखना है। अगला है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। टीबी मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, राजदूत किसे बनाया गया है, दीपा मलिक को। दीपा मलिक बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं। दीपा मलिक पद्मश्री विजेता, खेल रत्न विजेता, अर्जुन अवार्ड विजेता। दीपा मलिक को जो है टीबी मुक्त अभियान के लिए जो है राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है। दीपा मलिक किस लिए फेमस है, दीपा मलिक याद रखिएगा भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है महिला है, साथ ही साथ भारत की पैरा ओलंपिक समिति की पहली अध्यक्ष भी हैं। ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हीं को चुना गया है। तो याद रखिएगा, दीपा मलिक पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं और भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। उस ओलंपिक में जो है शॉर्ट पुट एक गेम होता है, तो शॉर्ट पुट में आपका जो है इन्होंने जो है मतलब पदक जीता था। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो रजत पदक जीता था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करना है, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम 2030 में नहीं, हम 25 में होकर के दिखाएंगे टीबी मुक्त। तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त होना, और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है 2030 तक पूरे विश्व को जो है टीबी मुक्त बनाएंगे। टीबी के जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, संक्रामक रोग है, फैलता है, ये एक से दूसरे में फैलता है। इसका जो इलाज होता है, ये लगभग 6 महीने का कोर्स होता है आपका, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स किसका फुल फॉर्म है, डॉट्स का। क्वेश्चन पूछता है डॉट्स किसका इलाज है, टीबी का इलाज है। ये वास्तव में कोर्स है, यानी कि दवा आपको डॉक्टर बता देगा 6 महीना खाना है, इस तरीके से खाना है, तो पूरा पूरा जो ट्रीटमेंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डॉट्स। टीबी के जो जीवाणु का खोज है वो किसने किया, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी का जीवाणु का नाम आपने देखा ही, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसी के बचाव के लिए बच्चे में ही एक टीका दिया जाता है, जिस टीका नाम है BCG, बेसिलस कैलामेट ग्यूरिन। याद रखिएगा,
ये सब एग्जाम में पूछता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैलामिड ग्यूरिन, किसका टीका है? टीबी का टीका है, टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोनजल 2022 किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव है? सोनजल, यह महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। सोनजल महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने जो है हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इस सोनजल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी कलाकार, युवा कलाकार हैं, उन्हें अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। और ये सोनजल जो है, ये सोनजल महोत्सव के माध्यम से भारत ये प्रयास कर रहा है कि एक भारत बने और श्रेष्ठ भारत बने। जम्मू कश्मीर के साथ आप जानते हैं समस्या कुछ ना कुछ बना रहता है, तो सरकार का प्रयास है कि पूरा भारत एक जैसा हो और भारत एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। ये सोनजल महोत्सव इसीलिए आयोजित किया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर से 370 कब हटाया गया है? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया। और इसे दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पारित किया है? एफटीए कहने का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत सारे लड़कों के दिमाग में इंग्लैंड आ रहा होगा। नहीं, इंग्लैंड से तो चर्चा चल रहा था, अभी तक इसका जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि ये अभी लंबे समय के लिए रुक जाए। तो हाल ही में जो हस्ताक्षर किया है वो कौन पारित हुआ है? किसके साथ? एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीस। एंथनी एल्बनीस ने जो है हाल ही में एफटीए की घोषणा की है। किसके साथ? भारत के साथ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो सिंपल सा चीज याद रखिएगा, हमारे यहाँ के सामान ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का सामान हमारे यहाँ आएंगे, बहुत कम टैक्स पर। टैक्स लगभग लगभग शुल्क मुक्त रहेगा। आप सामान बनाइए, ऑस्ट्रेलिया भारत में भेजिए, हम भारतीय सामान बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे। और वीजा वगैरह भी, काम वगैरह करने के लिए जो वीजा वगैरह मिलता है, ये भी आसानी से मिलने लगे। यही है एफटीए। इसके तहत जो है बहुत सारा जैसे कपड़ा, चमड़ा, आपका फर्नीचर, आभूषण में आपका मशीनरी, इस तरीके की जो 6000 से अधिक आइटम्स है, ये जो है अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आराम से इधर से उधर आना जाना करेगा। ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारत का शुल्क मुक्त पहुंच हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ आएगा और हम भी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे सामान लेकर के। अगला प्रश्न है हमारा, अरिट्टा पट्टी। अरिट्टा पट्टी एक साथ याद करिएगा तो याद हो जाएगा। अरिट्टा पट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? कहाँ है ये अरिट्टा पट्टी? तमिलनाडु। क्या है? याद रखिएगा, तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक गांव है, इसी का नाम है अरिट्टा पट्टी। तमिलनाडु के मदुरई जिले का एक गांव है अरिट्टापट्टी, और यही जो अरिट्टापट्टी है, इसे जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। 250 पक्षियों की प्रजाति, इसीलिए इसको जो है जैव विविधता के लिए जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किया गया। कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी गांव में। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, किस भारतीय को 2022 में यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, नाम से स्पष्ट है यूएनईपी और चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार होगा। असम के वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं ये, बायोलॉजिस्ट, असम के हैं। नाम क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म होता है इसका अंग्रेजी में।
अब जो यूएनईपी है, ये नाम से ही स्पष्ट है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत जो है किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत यूएनईपी की स्थापना की गई थी। ठीक है। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन भी था ये 1972 में। स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को जो है गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे, सिंपल सा चीज याद रखिएगा, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना ताकि पर्यावरण के रक्षा के लिए कार्य करना, पर्यावरण की रक्षा करना है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, उसके लिए जो कार्य करता है वो करता है यूएनईपी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोस आए, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि और वीडियोस लाइए, तभी मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर ये वीडियोस आए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। हर 2 दिन 3 दिन में मैं इस प्रकार से वीडियोस ला दूंगा। 2 महीना 3 महीने के अंतर्गत जो भी परीक्षा आपका होगा, उससे पहले तक आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियोस को आप लोग शेयर वगैरह भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, आज इतना ही।